जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी NET में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग दिसंबर 2023 को टारगेट करते हुए ज्योग्राफी के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी तक हमने काफ़ी एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लिया है। आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल लगभग वही रखने का प्रयास किया गया है जो कि आपके यूजीसी नेट एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। हम लोग 100 क्वेश्चन का एक पैकेज करते हैं और इसको 2 भागों में बांट कर हमने 50-50 करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कर लिया था, उसी के आगे आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके कुछ क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखते हैं। आज हम जो है सामने कैमरा थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण जो है नहीं ऑन हो पा रहा है, जिसके कारण मैं तो नहीं दिखाई दूंगा, लेकिन हमने सोचा था क्लास को ऑफ़ कर दिया जाए, लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने कहा था कि हमने सोचा कि नहीं, क्लास ऑफ नहीं करते हैं, बल्कि आपको क्या है कि ऐसे ऑडियो फॉर्म में वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये जो 100 क्वेश्चन का जो पैकेज है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस 10 यूनिट को ध्यान में रखते हुए और उस रेशियो को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन का जो है लेवल और सेट किया गया है। हर यूनिट से अनुपात उसी में रखा गया है जिस अनुपात में आपके यूजीसी के द्वारा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप विदित हो तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि 50 क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया था और आज हम लोग क्या करेंगे कि उसके आगे देखने वाले हैं। तो चलिए, हमने ये डेविस पेंग और बहुत सारी पेविंग स्टोन थ्योरी थी, इस तरीके से हिमालय से ज्वार भाटा से संबंधित को मिला के 50 क्वेश्चन को हमने अपनाया देखा था। तो आज हम उसके आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 49 था, इसमें मैंने कहा था कि ये जो है आपसे पूछा गया था यहाँ पर मीन निकालने के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखा जाए तो लास्ट ईयर को छोड़ दिया जाए तो उसके पहले जो ज्योग्राफी में 10 पैसेज आते हैं उसमें से 5 क्वेश्चन हर साल मीन, मीडियन, मोड इस तरह के जो है सवाल पूछे गए हैं। तो ऐसे सवाल मैंने आपको बताया था कि आपको सॉल्व करना चाहिए, आपको फार्मूले याद होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और कोई दो राय नहीं है कि अगले इस बार के एग्जाम में भी 5 क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाए। तो अगर आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में आप तो पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए कि आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपके पास प्रेशर होता है, आपको विद इन टाइम में करना होता है क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पर आप लोग फार्मूला सहित आपको प्रैक्टिस करते हैं तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। और इसमें मीन निकालना था और अगले क्वेश्चन में आपको क्या बताना था, शायद यहाँ पर जो है मीडियन निकालने की बात की गई थी। चलिए आज हम लोग 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी आपको मीडियन बताना है। यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10 और आपको इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो जब भी मीन निकालना हो, सॉरी मीडियन निकालना है, तो जब भी मीडियन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि पहले जो हमारे पास डेटा होता है उसको उस आंकड़ों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो ये ऑलरेडी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। देखिए 2, 4, 6, 8 और 10। अब जब इसको हम इस फॉर्म में रख देते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो है पहले देखते हैं कि ये ऑड है या इवन है, यानी सम है या विषम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी जो नंबर आपके हैं, नंबर कितने हैं टोटल, 5 नंबर हैं आपके। ओके, तो जब ये 5 नंबर आपके टोटल हैं तो ये क्या है, ये विषम है। और जब विषम होता है तो जो मीडियन निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2। n का मान कितना है, 5th है और 1 ऐसे ही रहेगा और बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5.6 6/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो जो इसका तीसरा जो है पद होगा, यानी 1, 2 और 3, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6, यानी सी इज द राइट आंसर। ऐसे ही ये सम होता तो इसके लिए अलग फार्मूला लगता। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ आपके पास प्रेशर होता है। तो आप कौन सी टेक्निक्स अपनाएंगे ताकि आपका कम समय में वहाँ पे हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एर्गोग्राफ, इसको आप एर्गो कर लीजिए कि ये एर्गोग्राफ है। एर्गोग्राफ की सहायता से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दर्शाया जाता है। ऑप्शन है तापमान और निरपेक्ष आर्द्रता, वर्षा और अपवाह, फसल उत्पादन और वर्षा, क्रॉपिंग पैटर्न एंड जो आपका जो है मौसम स्थिति होती है, जो मौसम का समय होता है, टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शन देगी, इसमें बताना है कि एर्गोग्राफ किसका का प्रयोग किसके लिए हम करते हैं। तो जो एर्गोग्राफ है इसका अगर देखा जाए यूज की बात की जाए एर्गोग्राफ की, तो
सर्वप्रथम एक ज्योग्राफर थे जिन्होंने इस एर्गोग्राफ के बारे में बताया था, उनका नाम था ई ओगल्यू। तो सर्वप्रथम एर्गोग्राफ का प्रयोग किसने किया, तो ई ओगल्यू ने किया था। और इसके बाद में जो है पैट्रिक गिडिस आए, पैट्रिक गिडिस ने इसका जो है डिटेल में इसका प्रयोग किया और डिटेल में इसके बारे में बात की। तो जो भी ऑप्शन आपके एग्जाम में रहेगा उसको आपको लगाना है। और एर्गोग्राफ की सहायता से हम जो क्रॉप होता है वो क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं और साथ ही साथ उस समय का जो वेदर कंडीशन होता है उसको भी हम देखते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन क्या करना है आपको, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, मिलाना है। एक तरफ कुछ जो है लाइंस दी गई हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है समकालिक मानचित्र, आइसोसोनेप मैप, कोरोकोमेट्रिक मैप और आइसोफेज मैप। इधर आपको उसकी डिटेल में दिया गया है कि समान जैविक घटना, समान मेघावरण, समान समय या वर्ण द्वारा क्षेत्रीय वितरण। वर्ण का मतलब यहाँ पर कलर से है, इसको आप कलर समझिए कि ये क्या है, कलर है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे बताना है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। तो समकालिक मतलब समान समय को जोड़ने वाली, तो समान समय यानी ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइसोसोनेप क्या करता है, आइसोसोनेप जो समान मेघाच्छादन, यानी अगर बात की जाए कि जो जितने भी एरिया में अगर कोई एक ही टाइम पे 1 किलोमीटर एरिया में क्या है क्लाउडी वेदर है, तो पूरे क्लाउडी वेदर यानी समान जो है क्लाउडी कंडीशन वाले टाइम कंडीशन वाले जो है कंडीशन को जो एक लाइन जोड़ता है उसको बोलते हैं आइसोसोनेप। और कोरोक्रोमैटिक का मतलब होता है जो अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग कलर का द्वारा हम किसी चीज़ को दिखाते हैं तो उसको किस मैप पे दिखाते हैं, कोरोक्रोमैटिक पे दिखाते हैं। और आइसोफेज का मतलब क्या होता है, समान जैविक घटना को जोड़ने वाला जो लाइन होता है उसको बोलते हैं आइसोफेज मैप, या उस जो है आइसोफेज लाइन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद देखा जाए तो ये है 2 4 1, 3 4 2 1। ठीक है, यानी ए का क्या हो गया, 3। तो ए का 3 क्या है, यहाँ पे है, बी का 2 हो गया। ठीक है, और सी का क्या हो गया, 4 और डी का 1। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण यानी EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है उसमें जो तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है, यानी जो सन से आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें इस चारों में सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है। ऑप्शन है हरे रंग का, लाल रंग का, नीले रंग का या इंफ्रारेड रंग का। तो ये अगर देखा जाए, अगर आपको पता होगा तो जो EMR होता है उसमें बहुत सारी वेवलेंथ की वेव्स होती हैं, जैसे गामा हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, गामा हो गया, एक्स हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, विजुअल हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया और रेडियो वेव हो गया। तो यहाँ पर इन सारे ऑप्शन में तो ये दिखाई नहीं दे रहा, ये सारे जो है ये वाले दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका आता है विजुअल में, विजुअल रेंज वाले में। विजुअल में जो होता है वो 7 कलर होते हैं। जो पहला होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको हम याद करते हैं विव गोयल से, VIVGYOR, ये विव गोयल होता है, जिसमें वायलेट का जो वेवलेंथ होता है सबसे कम होता है और रेड का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या वायलेट इसमें दिया है, वायलेट इसमें बैंगनी नहीं दिया गया है। ठीक है, दूसरा है आपका इंडिगो, इंडिगो का मतलब हो गया नीला, तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, नीला आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे क्या होता है, कम इसी का होता है इन चारों ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि विजुअल के बाद क्या आ जाएगा, इंफ्रारेड। ठीक है, और इसके बाद माइक्रो रेडियो, यही सब आपकी वेव्स आती हैं। तो इसमें सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि यहाँ पर जो है कुछ सूची दी गई है, इसको आपको क्या कराना है, मैच कराना है। बेसिकली ये सूची जो दी गई है जब हम लोग पढ़ते हैं नियरेस्ट नेबर एनालिसिस। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि नियरेस्ट नेबर एनालिसिस का जो कंसेप्ट था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो नियरेस्ट नेबर एनालिसिस में जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें 3 प्रकार की वैल्यू प्राप्त होती है। या तो आपका मान आएगा 1, 0 और 2.14 के बीच, इन्हीं 3 के बीच में ही वैल्यू आपकी आनी चाहिए, तभी आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। जो एक के आसपास या एक आता है तो उसको बोलते हैं रैंडम, 0 आता है तो उसको बोलते हैं क्लस्टर यानी परफेक्ट क्लस्टर, परफेक्ट रैंडम, और 2.14 आता है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट रेगुलर। तो यहाँ कुछ वैल्यू दी गई है और आपको क्या करना है, मैच कराना है। जिसे बात किया गया पहले कि परफेक्ट यूनिफॉर्म या परफेक्ट रेगुलर एक ही बात है, तो परफेक्ट रेगुलर का कितना हो जाएगा, 2.14 हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि क्लस्टर के लिए झुकाव, मतलब वो क्लस्टर की तरफ बढ़ रहा है, तो क्लस्टर कब होना चाहिए, 0।
तो इसमें जीरो के पास अगर देखा जाए तो एक तो यहाँ पर दिया गया है परफेक्ट क्लस्टर, तो इसको पहले मिला लेते हैं। परफेक्ट क्लस्टर कौन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि क्लस्टर की तरफ झुकाव है उसका, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन बचा है 1.20 और 0.6। तो हम देखेंगे कि क्लस्टर की तरफ कौन झुक रहा है, यानी जीरो की तरफ कौन बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर आप बढ़ोगे तो एक से वैल्यू ज़्यादा होगी, और ये कह रहा है कि क्लस्टर की तरफ झुकाव, और क्लस्टर कितना होता है जीरो, तो जीरो की तरफ झुकाव किसका है, इस वाले मान का है। और यादृच्छिक के लिए झुकाव, यादृच्छिक बोले तो रैंडम के लिए, तो रैंडम होता है एक, तो एक के आसपास की वैल्यू कितनी है 1.20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 के बाद 4 2 4, ठीक है, ये हो जाएगा 2 4 1 3 2 4 1 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा क्या है टेक्निकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवंटन की योजना बनाने के लिए किसी क्षेत्र में जनसंख्या की आवश्यकताओं के लिए आकलन के लिए आप निम्नलिखित में से किस तकनीक पर विचार करेंगे। आवंटन मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पॉपुलेशन के बीच में कोई प्लानिंग बनानी है किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इसमें कह रहा है कि आप जो पॉपुलेशन है उसकी आवश्यकताएँ कैसे तय करेंगे, उसके लिए आप कौन सा जो है विश्लेषण प्रयोग करेंगे, क्षमता विश्लेषण प्रयोग करेंगे, लागत लाभ विश्लेषण प्रयोग करेंगे, जनसंख्या प्रक्षेपण विधि लगाएंगे यानी पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का काम करेंगे, कि कोटि आकार नियम का प्रयोग करेंगे। तो अब ये सी बात है, अगर किसी एरिया में जनसंख्या के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। तो पहला हम काम क्या करेंगे, जनसंख्या प्रक्षेपण यानी पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का काम करेंगे कि हमारे वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे किसको किसकी ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। अगला है रैंक, क्वेश्चन नंबर 59, रैंक आकार नियम निम्न से किसके साथ संबंध है, यानी जो रैंक साइज रूल है जिसका कंसेप्ट किसने दिया था, जीके जिफ ने। तो ये पूछ रहा है कि जीके जिफ के द्वारा जो रैंक साइज रूल दिया गया था वो क्या है, उसका संबंध किससे है, ग्रामीण शहरी फ्रिंज से है, जो रूरल अर्बन फ्रिंज होता है, या शहरी बस्तियों से है, या ग्रामीण बस्तियों से है, या महानगरीय शहर से है। तो आपको बताना है कि रैंक साइज रूल जो होता है उसका संबंध किससे है। तो रैंक साइज रूल में आप यही देखते हैं कि किसी भी किसी भी कंट्री में जो जितने भी सिटी होते हैं, वो कोई भी सिटी हो सकता है, ठीक है, जितने भी क्या होते हैं नगरीय क्षेत्र होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है उसको हम 1 नंबर देते हैं, दूसरे वाली जनसंख्या जो ज़्यादा होती है उसको 2 नंबर देते हैं। इस प्रकार नगरों की जनसंख्या और उनकी कोटि में क्या होता है, यानी रैंक में एक रिलेशन दिखाते हैं जिसका नाम है रैंक साइज रूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शहरी बस्तियाँ। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है महानगरीय नगर, तो महानगर से हम तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो नगर होना चाहिए, अब वो चाहे सिटी हो, चाहे महानगर हो, चाहे जो है मेगालोपोलिस हो, लेकिन वो होना क्या चाहिए, अर्बन एरिया होना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है कि निम्नलिखित दक्षिणी एशियाई देशों में से कौन सा सबसे अधिक शहरीकृत यानी अर्बनाइज कौन सा है साउथ एशियन कंट्री में। ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव या श्रीलंका। तो इन चारों में आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा हाईली अर्बनाइज्ड कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर साउथ एशिया में इन चारों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज कौन सा है आपका, मालदीव इन चारों में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन यहाँ पर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किसके लिए जिम्मेदार होता है, यानी भारत में जो जनगणना कराता है वो कौन होता है, उसका हेड जनगणना आयुक्त, और उससे भी बड़ा एक क्या होता है, महापंजीयक। ये कह रहा है कि इसका काम क्या है। पहला ऑप्शन दिया है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना का संचालन करना और इससे संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन करना। दूसरा है कि वार्षिक भूमि उपयोग के आंकड़ों का प्रकाशन करना। तीसरा है कि वार्षिक स्वास्थ्य और शिक्षा डेटा का प्रकाशन करना। और चौथा क्या है, नमूना पंजीकरण प्रणाली पर आधारित वार्षिक महत्वपूर्ण सांख्यिकी का प्रकाशन करना। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है राइट है, जो महापंजीय के जनगणना जो आयुक्त होते हैं उनका काम है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना का संचालन करना और उससे संबंधित आंकड़ों को रिलीज करना, ये काम तो इनका बिल्कुल राइट है।
दूसरा है कि वार्षिक भूमि उपयोग के आंकड़ों को प्रकाशन करना, भैया जब वो जनगणना आयुक्त हैं तो उनको भूमि के आंकड़ों से क्या मतलब है। तीसरा है स्वास्थ्य के आंकड़ों से उनको कोई मतलब नहीं है। चौथा क्या है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली पर आधारित वार्षिक महत्वपूर्ण सांख्यिकी का जो है प्रकाशन करना, ये भी बात क्या है, इनका काम है। तो इनका काम क्या है, पहला और चौथा। तो 1 और 4 किस में है, ये आपका बी में है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 62 क्या कह रहा है कि उत्तरी पूर्वी भारत के आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में ईसाई आबादी अपेक्षाकृत अधिक है। क्यों, कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कई जनजातियों को ईसाई धर्म में प्रवर्तित करा दिया गया। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन सही है गलत है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो आपका उत्तरी पूर्वी भारत के आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में ईसाई आबादी की अपेक्षाकृत अधिक है, ये क्या है, राइट है। क्योंकि ईसाई आबादी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा केरला है, केरला के बाद आपका जो आपका नागालैंड, मणिपुर और साथ ही मेघालय, ये वाला रीजन है, यहाँ पर ईसाई भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन पहला क्या है, राइट है। दूसरा कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कई जनजातियों को ईसाई धर्म में प्रवर्तित कर दिया। ये भी तो आप जानते ही हैं कि जब ब्रिटिश पीरियड था तो उस टाइम पीरियड में जो ईसाई जनजातियाँ थीं उनको बहुत सारे प्रलोभन देकर, लाभ देकर कि आपको नौकरी दिया जाएगा, आपको जो है परेशान नहीं किया जाएगा, ऐसे कई लाभ देकर उनको ईसाई धर्म में प्रवर्तन करा दिया गया। तो अब देखिए क्या कारण सही है, कारण बिल्कुल राइट है। क्यों, क्योंकि उत्तरी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में अधिक आबादी क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनको ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्या किया गया था कि ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था ज़बरदस्ती। ठीक है, तो इसमें ए भी सही है, आर भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। इसीलिए देखेंगे कि केरला के बाद सबसे अधिक ईसाई पहाड़ी क्षेत्रों में जनजाति वाले एरिया में यानी मणिपुर, मेघालय और नागालैंड एरिया में पाए जाते हैं। अगला है कि जनसंख्या सिद्धांत या मॉडल में कौन सा एक और आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन और दूसरी ओर प्रजनन क्षमता तथा मृत्यु दर में कमी के बीच एक आवश्यक कारण जुड़ाव को दर्शाता है। यह कह रहा है कि कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें एक तरफ तो हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं, दूसरी कारण हम देखा जाए तो एक तरह से प्रजनन क्षमता या बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करते हैं। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन आपको बताया गया है कि माल्थुसियन मॉडल, दूसरा है कम्युनिस्ट समाजवादी सिद्धांत, तीसरा है जनसंख्या संक्रमण मॉडल और चौथा है नो माल्थुसियन मॉडल। तो आपको बताना है कि कौन सा मॉडल ऐसी बात करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या संक्रमण मॉडल। क्योंकि जनसंख्या संक्रमण मॉडल क्या करता है, वो यही बताता है कि जिससे पहले स्टेज में देखेंगे कि दोनों क्या होता है, हाई होता है, यानी डेथ रेट भी हाई होता है और आपका क्या हाई होता है, बर्थ रेट भी हाई होता है। लेकिन जैसे ही सेकंड स्टेज में जाते हैं तो बर्थ रेट थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन डेथ रेट थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन बर्थ रेट ऐसे हाई बना रहता है। क्यों, क्योंकि दूसरे स्टेज में थोड़ा सा सोसाइटी मॉडर्न होती है, वहाँ पर जो चिकित्सीय सुविधा है वो बढ़ने लगती है, इसलिए मृत्यु दर कम हो जाता है। लेकिन अवेयरनेस की कमी के कारण वहाँ पर क्या होता है कि जो बर्थ रेट है वो वैसे का वैसा बना रहता है। तो ये कौन सा मॉडल है, ये आपका कौन सा मॉडल है, जनसंख्या संक्रमण मॉडल। अगला यहाँ पर दो सूची दी गई है और एक तरफ नदी के नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा, इधर दिया गया है नागार्जुन सागर, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर, टिहरी और इधर दिया गया है नर्मदा, भागीरथी, कृष्णा और महानदी। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है, महानदी पर है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर। और जो टिहरी बांध है वो कहाँ पर है, भागीरथी और जो भिलांगना का संगम है वहीं पर टिहरी बांध बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4 और 1, 2। ठीक है, 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 3, 4, 1 एंड 2, इसको 2 कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा कहीं कहीं टाइपिंग पे मिस्टेक हो गया। तो ए इज़ द राइट आंसर। अगला है 60, क्या हो गया, 64 के बाद 65 में क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों को 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में उनके रैंक के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। यानी आपको जो आपका सेक्स रेशियो है उसके आधार पे आपको इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो आपको बताना कि किसका ज़्यादा है, उसके बाद जो है कम, उसके बाद कम, फिर सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा किसका है, नंबर 1 पे आ जाएगा आपका केरला, 1084 प्लस हो गया होगा अब तो। दूसरा है आपका तमिलनाडु, तीसरा कौन सा है, आंध्र प्रदेश और चौथा कौन सा है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। ये नहीं होगा, यहाँ पर ये है 1, 2, 3, 4 यानी डी इज़ द
राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत को योजना क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है राष्ट्रीय एटलस और विषयगत मानचित्रण संगठन यानी नाटमो हो गया, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन TCPO हो गया, प्लान्ड एंड इकोनॉमिक रिसर्च के लिए राष्ट्रीय परिषद NCR हो गया, NCER और राष्ट्रीय योजना और प्रशासन संस्थान। ठीक है, तो इसमें मैंने ये देखा कि ये PYQ है आपका, तो इसमें अगर किताबें आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भारत को जो योजना क्षेत्र यानी जो प्लानिंग रीजन्स है उसमें डिवाइड करने का काम नाटमो का है, NATMO का भी है जो पहला ऑप्शन है, और TCPO का है। लेकिन अब इसका रीजन नहीं समझ में आ रहा है कि इसका बार बार जो आंसर है वो आयोग के द्वारा किसको माना जा रहा है, TCPO को यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो आप भी इसी को समझिए कि जो है प्लानिंग रीजन में डिवाइड करने का काम किसके द्वारा किया गया था, TCPO का, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला यहाँ पर कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इसको हम देखते हैं। असर्शन दिया गया है कि पछुआ विक्षोभ ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से दिसंबर और जनवरी के दौरान होता है। कारण कह रहा है कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम उपोष्णकटिबंधीय यानी टेम्परेट क्षेत्र में होकर बहती है और हिमालय द्वारा विभाजित हो जाती है। तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो पहला कह रहा है कि जो पछुआ विक्षोभ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ज़्यादातर कब आता है, सर्दियों के मौसम में दिसंबर और जनवरी के दौरान आता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि अभी दिसंबर जनवरी चलने वाला है, तो आपको उत्तर पश्चिम भारत में क्या देखने को मिलेगी, वर्षा देखने को मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता है कि पछुआ विक्षोभ जो है दिसंबर जनवरी के महीने के दौरान नहीं आता है, क्योंकि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ठीक है, यही क्या करता है, भूमध्यसागर से होते हुए आता है और भूमध्यसागर से नमी लेता है और हिमालय से बढ़कर दो भागों में बढ़ जाता है, एक नॉर्थ चली जाती है और एक साउथ चला जाता है। तो जो साउथ वाला सीरीज है जो जेट स्ट्रीम का, वही उत्तर पश्चिम भारत में क्या करता है, वर्षा करता है। तो कारण यही है कि जिसके कारण पछुआ विक्षोभ आता है हमारे यहाँ और दिसंबर जनवरी के महीने में वर्षा करता है। ठीक है, तो इसमें दोनों सही है और एक ही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन गोदावरी नदी प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण और दाहिने किनारे की एकमात्र सहायक नदी है। ऑप्शन है पेनगंगा, वर्धा, सबरी या मंजीरा, जो भी आप बोल लीजिए उसको। ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो दाहिने तरफ से आती है। ठीक है, तो गोदावरी जो त्रिम्बकम पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में वाटर डिस्चार्ज करती है, इसके दाहिनी साइड में जो मिलने वाली जो नदी है सबसे प्रमुख, वो कौन सी है, मंजरा जो है वो दाहिने तरफ मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण रिवर है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा विकल्प सही है आपको क्या करना है, बताना। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको अपने जज्बात को काबू में रखना है, क्योंकि केवल ITCZ का नाम सुनकर आपको तुरंत ऑप्शन पे नहीं पहुंच जाना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप लोग अपने जज्बात पे क्या करते हैं, काबू नहीं कर पाते हैं और वहीं पे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि गर्मी के मौसम के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के भूखंड के गर्म होने के कारण ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, ITCZ जुलाई के दौरान 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आ जाता है। तीसरा क्या कह रहा है कि ITCZ खिसकाव से पछुआ जेट स्ट्रीम की वापसी होती है, इसलिए दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मानसून की गतिविधि पंजाब में 6.5 महीने की अवधि तक सबसे अधिक होती है। तो आपको बताना कि कौन सा सही है। तो सभी जानते हैं कि जब मौसम, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे मानसून को, तो होता क्या है कि जो आपका ITCZ है, ठीक है, ITCZ वो जब मंथ होता है जो है अप्रैल के बाद मई जून का, जब कर्क रेखा पर सन वर्टिकल क्या करता है, राइज करता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्थ वेस्ट में जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटिंग मिलती है इसको, और यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। और जैसे जैसे सन नॉर्थ की ओर जाता है, ये ITCZ शिफ्ट होकर कहाँ चली जाती है, लगभग 20 से 25 डिग्री उत्तर चली जाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ये क्या हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि सारी बात सही है, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया गया है कि ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाती है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये गलत है। दूसरा क्या है, राइट है कि ये 20 से 25 डिग्री जो ITCZ है वो नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो जाती है। और जब ITCZ नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो जाती है, तो जो आपका इसके पहले हमें अब दिसंबर के महीने में यहाँ पे क्या चलती है, पछुआ जेट स्ट्रीम चलती है। ठीक है, और
ये जो पछुआ जेट स्ट्रीम होती है बाद में क्या होता है कि इसकी वापसी होती है और भारत में ये किसका रूप ले लेती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का रूप ले लेती है। ठीक है, और ये पछुआ जेट स्ट्रीम की बात किया जाए तो ये हिमालय के नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये अगला कह रहा है कि मानसून की गतिविधि पंजाब में 6.5 महीने की अवधि तक होती है। ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि सबसे अधिक होती है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक जो मानसून ज़्यादा दिनों तक रहता है वो वेस्टर्न घाट पे रहता है, पश्चिमी घाट पे रहता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी, यानी आपका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला कह रहा है कि समुद्र तट की लंबाई के अनुसार राज्यों को अवरोही क्रम में आपको सेट करना है। अवरोही का मतलब हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद सबसे छोटा, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। किसके आधार पे, समुद्र तट की लंबाई के, यानी जो कोस्ट लाइन का लंबाई है। ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अगला है आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अगला है तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। और नेक्स्ट है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो कोस्ट लाइन देखा जाए भारत की, अगर केवल तटीय रेखा की बात किया जाए, अगर द्वीपों को छोड़ दिया जाए तो लगभग 61 किलोमीटर की एक अच्छी कोस्ट लाइन है। अगर तट को भी जोड़ लेते, अगर द्वीप को भी जोड़ लेते हैं तो भारत की टोटल तटीय रेखा की लंबाई होती है वो लगभग 75 से 16.25 किलोमीटर की हो जाती है। ठीक है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आपका आता है गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला क्या है, अगला कह रहा है कि यहाँ पर कुछ भौतिक विशेषताएं दी गई हैं, यहाँ पर औसत में उसकी ऊंचाई पूछी गई है। प्रायद्वीपीय पठार का बताना है, केंद्रीय उच्च भूमि का बताना है, मालवा के पठार का बताना है और अरावली का आपको बताना है। तो थोड़ा सा फैक्चुअल हो गया है ये। तो प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई कितनी है, लगभग 1600 से 900 मीटर। केंद्रीय उच्च भूमि की 700 से 1000 है। मालवा पठार की 500 से 600 है और अरावली की 400 से 650 है। आपको औसत ऊंचाई पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हमने जो है अच्छे से कराया है इंडियन ज्योग्राफी में। यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ दर्रे दिए गए हैं और स्थान को जोड़ना। दर्रे से 2 ही क्वेश्चन आता है, आपको आपको नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट में अरेंज करने के लिए आता है, या वो किस प्लेस को जोड़ता है। दर्रे से क्वेश्चन आना 2 क्वेश्चन आपका लगभग क्या है, तय है, जैसा कि आप ट्रेंड उसका देख रहे हैं। इधर दिया है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा। तो चारों दर्रे नॉर्थ से साउथ में अगर आएंगे साउथ इंडिया में तो उसका अच्छे से ऑर्डरिंग यही है और आपको इधर जोड़ने वाला स्थान है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं थाल घाट को। तो थाल घाट है, उसके बाद क्या है, भोर घाट है, उसके बाद क्या है, पाल घाट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेनकोट्टा दर्रा है। तो थाल घाट दर्रा है वो किसको जोड़ता है, वो नासिक को मुंबई से जोड़ता है। ठीक है, वो किसको जोड़ता है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। उसके बाद भोर घाट किसको जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट किसको जोड़ता है, ये कोच्चि है, कोच्चि से चेन्नई को जोड़ता है। और सेनकोट्टा दर्रा किसको जोड़ता है, मदुरै से कोट्टम को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1, 2, 3 एंड 4। अगला यहाँ पर असर्शन रीजन के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको आइए हम देखते हैं। भारत में तराई क्षेत्र की मिट्टी नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध है लेकिन फास्फेट में कमी है। अगला कह रहा है कि तराई क्षेत्र घास और जंगलों से घिरा हुआ होता है। तो तराई रीजन कौन सा होता है, जब हम हिमालय की हिमालय का जो फुटहिल्स है उसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है भाबर, भाबर के बाद क्या आता है, तराई रीजन आता है। और तराई के बाद क्या आता है आपका बांगर, और बांगर के बाद क्या आता है सबसे लास्ट में खादर भूमि आपकी आती है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर है। तो जब भाबर में क्या होती है, नदियाँ विलीन हो जाती हैं, उसके बाद तराई क्षेत्र में निकलती हैं और यहाँ पर जो है अपने जो वाटर का विसर्जन करती है और यहाँ से आगे नदी बहती है। तो पहला कह रहा है कि भारत में जो तराई क्षेत्र की मिट्टी होती है वहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं लेकिन फास्फेट में कमी होती है। ये बात क्या है, बिल्कुल राइट है कि जो तराई क्षेत्र की मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन रहता है और कार्बनिक पदार्थ भी रहते हैं लेकिन फास्फेट नहीं होता है। कारण कह रहा है कि तराई क्षेत्र घास और जंगल से घिरा है, तो ये भी बात सही है कि तराई क्षेत्र आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घासें और बहुत बड़े बड़े आपको जो है जंगल भी पाए जाएंगे इस वाले रीजन में। लेकिन ये
किसी प्रकार की क्या है व्याख्या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भारत में तराई क्षेत्र की मिट्टी नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध है, लेकिन फास्फेट में कमी है, इसका कारण ये नहीं है। इसलिए इसमें ए भी सही है और बी भी सही है, लेकिन उसका किसी प्रकार से व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। अगला है कि क्षेत्रीय विकास नियोजन क्षेत्रीय नियोजन द्वारा उत्पन्न क्षेत्रीय विषमताओं की समस्या का समाधान करता है। कारण कह रहा है कि क्षेत्रीय नियोजन क्षेत्रीय संतुलन की अनदेखी करते हुए क्षेत्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित करता है और क्षेत्रीय विकास योजना में प्रभावित क्षेत्रों की वृद्धि और विकास का ध्यान रखा जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो पहला क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय विकास नियोजन क्षेत्रीय नियोजन द्वारा उत्पन्न क्षेत्रीय विषमताओं की समस्या का समाधान करता है। ये बात क्या बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो क्षेत्रीय विकास में जो प्लानिंग का काम होता है, नियोजन का काम होता है, वो क्या करता है, जो क्षेत्रीय विषमताएं होती हैं, ठीक है, उसका क्या करता है, समाधान करता है। और अगला कह रहा है कि क्षेत्रीय नियोजन में क्षेत्रीय संतुलन की अनदेखी की जाती है और क्षेत्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित करता है और क्षेत्रीय विकास योजना में प्रभावित क्षेत्रों की वृद्धि और विकास का ध्यान रखा जाता है। तो उसे देखा जाए तो ये बिल्कुल इसका क्या है, अपोजिट। ये कह रहा है कि यहाँ पर क्षेत्रीय नियोजन से क्षेत्रीय विषमताओं को दूर किया जाता है, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय नियोजन क्षेत्रीय संतुलन की अनदेखी करता है। ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। इसलिए आपका इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है 80 नंबर 18 में क्वेश्चन कह रहा है कि परिवहन लाइनों या सिंचाई चैनलों के साथ विकसित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। यानी कहीं पर अगर ये हो गया, मान लीजिए परिवहन लाइन, ठीक है, या कोई सिंचाई की सुविधा, कोई नदी हो गई या नहर हो गई, अब इसके सहारे जो एरिया डेवलप हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिवहन क्षेत्र, अक्षीय क्षेत्र यानी एक्सियल क्षेत्र, या नदी घाटी क्षेत्र, या संक्रमणकालीन क्षेत्र। तो जो परिवहन मार्गों के सहारे जो डेवलप हो जाते हैं उनको बोलते हैं अक्षीय क्षेत्र या एक्सियल रीजन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला यहाँ पर एक सूची दी गई है और इसको क्या करना है, आपको मैच कराना है। तो सेंट्रल प्लेस, क्षेत्रीय विश्लेषण यानी एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है, और रीजनल एनालिसिस इसको बोलेंगे, ग्रोथ पोल थ्योरी है, और आर्थिक विकास के चरण यानी जो है स्टेजेज ऑफ ग्रोथ या स्टेज जो डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं उसके बारे में किसने बताया था। इधर दिया गया है क्रिस्टालर, वाल्टर इजार्ड, ये इजार्ड है, ईसाई लिख दिया गया है, इसको डा मान लीजिएगा आप लोग, वाल्टर इजार्ड हैं, डब्ल्यू रोस्टो हैं, और एफ पेरॉक्स हैं। तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी कौन दिया था, डब्ल्यू क्रिस्टालर ने। किस सन में दिया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्षेत्रीय विश्लेषण का मॉडल किसने दिया था, वाल्टर रिचार्ड ने। ग्रोथ प्रूफ थियरी किसने दी थी, एफ फेरोक्स ने। और आर्थिक विकास के चरण यानी जो डेवलपमेंट के स्टेज की बात की गई थी वो किसने दी थी, डब्ल्यू रोस्टो ने 1960 में दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 3, ठीक है। तो 1 2 4 3 यानी सी इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट जो है मैच द फॉलोइंग का है, इधर कुछ एरिया का नाम है और इधर क्या है, धार्मिक समूह है। तो अमृतसर में सबसे अधिक संख्या किसकी है, सिख की है। लद्दाख में सबसे अधिक संख्या किसकी है, बौद्ध की है। मालदीव में सबसे अधिक संख्या किसकी है, मुसलमान की है। और नागालैंड में किसकी संख्या है, ईसाई। देखिए अभी हम लोगों ने पूर्वोत्तर भारत में देखा है कि ईसाई की संख्या अधिक है, और इसमें आपको यहाँ पर रीजन भी दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उसके बाद बी और ए सी, डी बी ए सी यानी बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। कभी आपको जो है धार्मिक समूह से पूछ लिया जाएगा, लिंगानुपात से पूछ लिया जाएगा, और साथ ही साथ जो है आपको जो है जो अगर बात किया जाए कि सबसे जो है मैक्सिमम 5 जो है पॉपुलेशन वाले स्टेज कौन से हैं, ऐसे पूछ लिया जाएगा। न्यूनतम जो है जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, जनसंख्या घनत्व होता है, ऐसे करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्ल सावर को किससे संबंधित उनके क्लासिकल कृति हेतु पहचान मिली। यानी जो कार्ल सावर थे उन्होंने कौन सा ऐसी रचना की थी जिससे उनको बड़े पैमाने पर पहचान मिली। ऑप्शन है सांस्कृतिक परिदृश्य यानी कल्चरल लैंडस्केप, आर्थिक परिदृश्य, सामाजिक परिदृश्य, या भौतिक परिदृश्य। तो जो भी स्टूडेंट होंगे अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि कार्ल सावर जो थे वो उनका जो प्रमुख कृति थी वो क्या थी, कल्चरल लैंडस्केप, ठीक है, यानी सांस्कृतिक भूदृश्य या सांस्कृतिक परिदृश्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला है
कि सामाजिक परिदृश्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक या कई समूह होते हैं और अपने तत्काल पर्यावरण के बारे में विचारों का एक आम समूह साझा करते हैं। कारण कह रहा है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां मानव की ज़रूरतें, पहचान, सुरक्षा और उत्तेजना संतुष्ट होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें क्या है, सही है या सही नहीं है। तो जो सामाजिक परिदृश्य होता है, यानी आपकी कोई भी सोसाइटी है, उसके जो वातावरण होता है वो एक ऐसा क्षेत्र होता है, कैसा होता है, जहाँ कई समूह रहते हैं, कई तरह के लोग रहते हैं और वो अपने पर्यावरण के बारे में विचारों का एक आम समूह साझा करते हैं। यानी वो जो उनमें आपसी मेल मिलाप होता है, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं उसका जो इन्वायरमेंट होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ कौन रहता है, मानव रहता है और मानव की ज़रूरतें, पहचान, सुरक्षा और उत्तेजना संतुष्ट होती है। तो ये भी बात क्या है, सही है और ये भी सही है। और इसकी क्या कर रहा है, ये व्याख्या की भी कह रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस क्या करना है, कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। अगला है कि मानव जात की उत्पत्ति और प्रसार से संबंधित क्षेत्र और स्तर सिद्धांत, यानी जोनल एंड स्टेट थ्योरी। ठीक है, जोनल एंड स्टेट थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, किससे संबंधित, मानव जाति की उत्पत्ति और प्रसार से संबंधित। ऑप्शन है ये लीपले होगा यार, यहाँ पर रिप्ले लिख दिया। ये क्या है, लीपले के द्वारा, टेलर के द्वारा, हंटिंगटन के द्वारा या बेकर के द्वारा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आई होप कई लोगों को नहीं पता होगा कि माइग्रेशन का जो ये मानव जाति की उत्पत्ति से संबंधित जो जोनल और स्टेटा थ्योरी है किसके द्वारा दी गई थी, वो टेलर के द्वारा दी गई थी, जिन्होंने बताया था कि सबसे पहले जो मानव की उत्पत्ति हुई, फिर यहाँ पर जो है हिमयुग आ गया, ये शिफ्ट होकर यहाँ पर चला गया। ठीक है, यहाँ पर चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर कोई दूसरी रेस उत्पन्न हुई। जब ये दूसरी रेस उत्पन्न हुई, फिर यहाँ पर हिमयुग आ गया, तो ये वाला शिफ्ट होकर यहाँ गया, तो यहाँ का जो था वही शिफ्ट होकर आगे बढ़ गया। इस तरीके से मानव की क्या हुआ, पूरे अर्थ पे प्रसार हुआ है। ठीक है, कितने जोन थे, कितने जोन में इसको डिवाइड किया गया था, ये सब आपका काम है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी कहाँ पर अर्बनाइजेशन जो है वो ज़्यादा है। ऑप्शन है ओमान, कतर, सऊदी अरब या सीरिया। अब आपको यहाँ पे बताना है कि अर्बनाइजेशन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो अर्बनाइजेशन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कतर में है। कहाँ पे है, कतर में है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि पायरोलुसाइट और साइलोमेलन किसके प्रमुख अयस्क हैं, यानी ओर हैं। ठीक है, जैसे आयरन का ओर क्या है जो हम पढ़ते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। ठीक है, और सीडियराइट, लिमोनाइट। वैसे ये आयरन के ओर हैं, आयरन लोहा के प्रकार हैं। वैसे क्या होता है कि बहुत सारे जो है ऐसे अनेक पदार्थ हैं जिससे क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए जो एल्युमिनियम है, ठीक है, वो कहाँ से निकलता है, बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट का हो गया, इसका ओर हो गया, अयस्क हो गया। उसी प्रकार से पायरोलुसाइट और साइलोमेलन किसके प्रमुख अयस्क हैं, लेड के हैं, निकल के हैं, एल्युमिनियम के हैं कि मैंगनीज के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ये किसके अयस्क हैं, मैंगनीज के हैं। अगला है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन उद्योगों के स्थान के निर्धारण में न्यूनतम लागत सिद्धांत का समर्थक था। ऑप्शन है अल्फ्रेड लॉर्स, ग्रीनहार्ट, अल्फ्रेड वेबर या ए लोरिया। ये चार ज्योग्राफर दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा न्यूनतम लागत सिद्धांत का प्रतिपादक था या समर्थक था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेबर। और वेबर ने 1909 में न्यूनतम परिवहन लागत पे अपना मॉडल दिया, जो कि विश्व के लिए एक नज़ीर साबित हुआ। और उसी के बेस पे आज हम लोग क्या करते हैं, अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक सूची दी गई है और यहाँ पर कुछ मिनरल्स दिए गए हैं। जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, भारत, हीरा, अभ्रक, तांबा और पेट्रोलियम। तो जाम्बिया अफ्रीका की कंट्री है जो किसके लिए फेमस है, तांबा के लिए फेमस है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका किसके लिए फेमस है, अपने हीरा के लिए फेमस है। ईरान किसके लिए फेमस है, ईरान पेट्रोल के लिए फेमस है। और भारत किसके लिए फेमस है, अभ्रक के लिए फेमस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3142। ठीक है, 3142 किस में है, सी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 90 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन कम से कम आते हैं जो वर्ल्ड लेवल पे पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऑयल एरिया के जो क्षेत्र हैं उसके नाम है और ये सूची है। किरकुक, ग्रोजनी, मिनस, डेकिंग, चीन, इंडोनेशिया, रूस और इराक। तो किरकुक कहाँ का क्षेत्र है? इराक का क्षेत्र है। ग्रोजनी कहाँ का है? आपके रूस का है। मिनस कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। और डेकिंग कहाँ का है? चाइना का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, ठीक है, 4, 3, 2, 1। और 4, 3, 2, 1 किस में है? डी वाले ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अब जैसे कि आप जानते हैं कि 90 जब आपका एग्ज़ाम में आपके हर साल क्या आता है, 10 क्वेश्चन आपके जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपके आते हैं कहाँ से? वो आते हैं आपके जो है CRC जो कंप्रीहेंशन रीडिंग होता है, उसमें से एक तो आपका पढ़ा हुआ रहता है और दूसरा पढ़ा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है कि जो पूरा का पूरा यहाँ से दिया गया है कि मानव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया के 2 पहलू हैं। जैसे मानव को प्रभावित करता है पर्यावरण और पर्यावरण को प्रभावित करता है मानव। ये यहाँ तक जो टोटल दिया गया है आपको क्या करना है? इसको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आपको ये आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको क्या करना है? लगाना है। तो इसको आप लोग रीड कीजिएगा, हम आपको आंसर बता दे रहे हैं इसका, और आपको क्या करना है कि अच्छे से रीड करके बिना आंसर देखे हुए आपको खुद से सोचना है, समझना है कि हम क्या यही सोच पा रहे थे या नहीं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं किया गया है? ऑप्शन है मानव पर्यावरण पर प्रभाव, कृषि पद्धतियों के विनाशकारी परिणाम, संरक्षण के तरीके या कंपित प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर किसी प्रकार के संरक्षण की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव पर्यावरण संबंध किस संदर्भ में वर्णित है? इस पैसेज के अकॉर्डिंग 2 तरफा सरल प्रणाली, 3 तरफा जटिल प्रणाली, 4 तरफा यथार्थवादी प्रणाली या जटिल परिणामों के साथ सरल 2 तरफा प्रणाली। तो इसका राइट आंसर यही है कि 2 तरफा प्रणाली का उपयोग किया गया है, बात की गई है, लेकिन जो उसके रिजल्ट हैं वो क्या हैं? जटिल हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें सकारात्मक प्रतिक्रिया शामिल है? ठीक है, ऑप्शन है कि जब मानव तीव्र गति से परिवर्तन के लिए कार्य करता है, यह नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक समूह है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में कार्यों के लिए भुगतान करता है, या प्रतिक्रिया जिसमें एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में कार्यों के लिए भुगतान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपित प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है? ठीक है, ऑप्शन है कंपित प्रतिक्रिया सकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उपसमूह है, व्यापक प्रवास का कारण बनता है, इसे पिछड़ी प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है कि जब पर्यावरण पर मानव गतिविधि परिवर्तन को कम करती है। तो जब पर्यावरण पर मानव गतिविधि कम होती है परिवर्तन की, तो उसको बोलते हैं कंपित प्रक्रिया। आप लोग उसको पढ़िएगा अच्छे से। और यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित से कौन सा कथन उपरोक्त परिच्छेद से अनुमान लगाया जा सकता है? तो पहला कह रहा है कि मानव एक निष्क्रिय एजेंट नहीं है, बल्कि प्रतिक्रियाओं को उत्तेजित करके पर्यावरण का एक सक्रिय संशोधक है। ये भी बात आप जानते हैं। लेखक ने उपरोक्त परिच्छेद में प्रणाली विश्लेषण की अवधारणा को उपयोग किया, ये भी सही है। तीसरा कि चरम जलवायु घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को पृथ्वी के प्रतिक्रिया तंत्र के परिणाम के रूप में समझा जा सकता है, ये भी बात सही है। और शहरों में भीड़ भाड़ हमेशा कंपित प्रतिक्रिया, ये बात सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, तो 5 ये हो गए। और नेक्स्ट एक पैसेज और दिया गया है, और इस पैसेज को आपको क्या करना है? पढ़ना है, और इस पैसेज से जो है कुछ आंसर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं पीछे, उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे ये वाला आपका पैसेज दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत कारक है जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है? भूमि की अवधि, जोतों का आकार, भूमि सुधार या उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप पैसेज पढ़ेंगे तो एक पैसेज से आपका आंसर मिलेगा, दूसरा पैसेज एक ऐसा है जिसमें आंसर आपको कम मिलेंगे, कुछ आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि उसका नाम ही है अनसीन पैसेज। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवयव गन्ना उद्योग का उत्तर भारत से दक्षिण भारत में स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है तापमान और आर्द्रता, हवाएं, वर्षा या सस्ता श्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। यही कारण है कि नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, लेकिन साउथ में क्या है, ये दोनों मॉडरेट लेवल पे होते हैं। हमारे यहाँ गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि गन्ने के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है, इसलिए सारी मिलें जो होती हैं वो साउथ में शिफ्ट कर रही हैं। अगला है कि कौन सी मिट्टी तेल के बीज, तंबाकू, आलू और फल को उगाने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या है? लाल मिट्टी।
नेक्स्ट 99 कह रहा है कि स्वतंत्रता से पहले किस प्रकार की भू-अवधि व्यवस्था हमारे यहाँ पाई जाती थी? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये पूछ रहा है कि स्वतंत्रता से पहले। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन HYV बीज के प्रयोग की विशेषता है? यानी हाई यील्ड वैरायटी का जो बीज प्रयोग करते हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? छोटा जीवन चक्र, यानी उसका लाइफ टाइम कम होता है, कम टाइम में वो जल्दी हो जाता है, या उर्वरकों के लिए उपयोग के लिए उपयुक्त, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों, कि जो HYV बीज है उसका हमने हरित क्रांति के दौरान उपयोग किया था, जिसमें अधिक से अधिक हम रसायनों का प्रयोग कर सकते थे और उपज की अवधि क्या थी? बहुत ही कम थी और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन का आपका पैकेज का आज जो है एक और हमने जो है MCQ अच्छे से कर लिया है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है? अच्छे से लगाना है, इससे आपका रिवीजन होगा। रिवीजन पे ही आपको बार बार मैं फोकस करा रहा हूँ, क्योंकि आपका रिवीजन ही आपको क्या दिलाएगा? सिलेक्शन दिलाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि कुछ सर जो है टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज सर टेस्ट करा दिया जाए, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपका कम से कम 4-5 यूनिट का तो हम टेस्ट जो है यूनिट वाइज 50 या 100 क्वेश्चन का करा देते हैं। तो अभी 1-2 दिन तो जो है हमारे पास अभी यही चलेगा। उसके बाद हो सकता है कि 1 तारीख से आपको 3 या 4 तारीख तक हम क्या करें, 3 या 4 दिन 100 क्वेश्चन का जो मेन यूनिट जो हमको जो समझ में आएगा उसको हम क्या करेंगे, आपके लिए लेकर आते हैं। बाकी ये कार्यक्रम हमारा आपके लिए चलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप का सिलेक्शन हो, इससे हमें भी खुशी मिलेगी। और कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको क्वेश्चन का लेवल दिया जा रहा है, आपको ऐसा नहीं है कि इतने जो फ्री चीज़ें आपको दी जा रही है कहीं पर मिलने वाली हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। जो हम आपको बता रहे हैं, जो आपको लेवल दिया जा रहा है, ऐसा लेवल आपको जो है फ्री में, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई नहीं प्रोवाइड कराता है, लेकिन फ्री में शायद ही कोई प्रोवाइड आपको करा रहा हो। इसलिए आप लोग बने रहिए, ठीक है। आप लोग इसको देखिए और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि हमारी जो टीम है उसमें मैक्सिमम लोग JRF क्वालिफाई हैं और उनके द्वारा ये क्वेश्चन सेट किया गया है, बताया गया है। तो वो लोग चीज़ों को समझते हैं। आपको पढ़ना उससे है, ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। ऐसा नहीं है कि जो जिसको पता ही नहीं JRF के बारे में वो भी आपको पढ़ा रहा है और आप उससे लगातार पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।